अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के ऊपर इंडिया ने एलिगेशंस लगाई हैं और इसके अलावा चाइना और इंडिया के दरमियान जो टेंशन चल रही है, जिसपे ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं समझती कि है कि पाकिस्तान किसी के साथ अगर प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान उसको सेलिब्रेट करेगा, लेकिन खैर एक इम्प्रेशन बना हुआ है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जी ज्वाइन किया है वैभव सिंह जी ने, और आप लोग इन्हें जानते ही हैं, ये ब्लॉगर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया वैभव जी कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या मसला हो गया, कोई समोसे नहीं खा सकता क्या? देखिए, समोसे खाने की बात नहीं है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की जब आप देखें ना, तो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की एक हिस्ट्री है। हम्म। मैं आपको ईमेल कर दूंगा, कुछ नाम है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के जो बांग्लादेश में पकड़े गए हैं टेररिज्म के चार्जेस में, श्रीलंका में पकड़े गए हैं, यूक्रेन में पकड़े गए हैं, अमेरिका में 2018 से लेकर 2019 तक अमेरिकन यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने बैन किया हुआ था पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को कि वो अपनी एम्बेसी से 25 to 30 माइल्स, यानी कि तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के एरिया के बाहर वो नहीं जा सकते। अगर वो ट्रैवल करना है तो वो उन्हें उसी एरिया में ट्रैवल करना है। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगी थी। मुनीर अकरम आपके यहाँ के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, वो आपके पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में। वो डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की चीजों में वो उनके ऊपर वहां पे बहुत लंबा चौड़ा केस चला था। उनके ऊपर और भी बहुत दुनिया भर की एलिगेशंस लगी थी। तो आपके डिप्लोमेट्स की एक तारीख है जो सिर्फ हिंदुस्तान से जुड़ी हुई नहीं है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क में आपके यहाँ के डिप्लोमेट्स इस तरह के चार्जेस में आप चले जाए बांग्लादेश में कितने डिप्लोमेट्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपको मिलेगी जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट को सिर्फ इसलिए वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा का जो है डिक्लेयर करके वापस भेजा गया बिकॉज उनके लिंक्स जो है वो टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े हुए थे। वो पैसे देते हुए पकड़े गए हैं आतंकवादी संगठनों को, दहशतगर्दों को। तो ये समोसे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हिंदुस्तान में समोसे नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? हिंदुस्तान से बेहतर समोसे मिलते भी नहीं कहीं। तो ये जो पूरा इनका जो अपना पूरा एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स का एक जो पूरा रोल है, जो कैरेक्टर है, जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं ना, वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। और ये जो दोनों डिप्लोमेट्स हैं इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, हार्ड हिटिंग आपके पास एविडेंसेस है। क्योंकि आप डिप्लोमेट वगैरह के ऊपर तब तक हाथ नहीं डालते जब तक आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। दुनिया में किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, बिकॉज वो पता होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये एक इंटरनेशनल इशू बनेगा। सामने वाला जो मुल्क है वो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, इसके ऊपर शोर करेगा, इसके ऊपर दुनिया भर का बवाल मचेगा। तो जब तक आपके पास एविडेंस ना हो कोई भी मुल्क इस तरह से हाथ डालता नहीं है। बट इंडिया ने ये काम किया है, तो इंडिया ने ऑडियो भी, उनके जो भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हैं वो भी उन्होंने रिलीज की है। उसमें दिखाया है कि वो किस तरह से, आई गेस वो आपके यहाँ कोई पंजाबी है डिप्लोमेट, वो उससे बात कर रहा है एक इंडियन आर्मी के जवान से, और उससे वो जानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी, और वो झूठ बोल रहा है कि अच्छा आपका नाम ये है। मुझे तो लगा कि मेरे भी दोस्त हैं एक वहां नाम के, वो वार्तालाप और इस तरह के हिंदी के वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रहा है। बट वो उसी बातचीत के दौरान में वो ये भी बोल रहा है कि ठीक है अभी बाहर निकलेंगे तो मिलेंगे। ये आप भी जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि ये बाहर वर्ड सिर्फ पाकिस्तान में यूज होता है, बाकी दुनिया के किसी खत्ते में इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरह की वो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अगर आप जासूसी करेंगे, लोगों को पैसा ऑफर करने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उनको पकड़ लिया, उनके खिलाफ एविडेंस दिए, तो आप उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो सब बात समोसे से जुड़ी हुई नहीं है, आपकी अपनी एक तारीख है। आपके आगे तो बहुत फेमस इंसिडेंट है कि आपके यहाँ का एक डिप्लोमेट इस्लामाबाद में, आई गेस वो कोई सऊदी या टर्किश या कोई अमीराती कोई डिप्लोमेट था, उसका पर्स चोरी करते हुए पकड़ा गया। वो सीसीटीवी पे आई थी, आपके पाकिस्तानी मीडिया में भी वो क्लिप चली थी। वो आपके यहाँ के डिप्लोमेट थे। तो आपके यहाँ के डिप्लोमेट्स इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपको इस पे ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए कि अगर इंडिया ने वो सख्त कदम उठाया। दुनिया के भर के देश करते हैं ये काम। नहीं, वो सब ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको सारे एविडेंस जो है वो करके और गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन हमने जहां तक सुना है जिन लोगों को आपने पकड़ा है जो एम्बेसी के थे, तो उनको मारा पीटा गया है।
तो इसकी परमिशन तो नहीं है कि किसी भी कंट्री का कोई भी डिप्लोमेट, अगर आपको उस पर किसी किस्म का शुबा है या कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है उसके साथ, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, ना मेंटली और ना फिजिकली। तो वो टॉर्चर क्यों किया गया? देखिए, पहली चीज तो ये है कि टॉर्चर क्यों किया गया है मुझे नहीं पता, कि क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि उनको टॉर्चर किया गया है। ठीक है, ये एक एलिगेशन है, और एलिगेशन को अगर मैं सिर्फ अगर उसकी फेस वैल्यू पे ले लूं तो ठीक है, तो फिर ये आपके यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसकी एक रिपोर्ट बनाए उनकी, जैसा आपने कुलभूषण जाधव की वीडियो आपने रिलीज करी थी, अगर इंडियन फौजियों ने मारा है तो कहाँ कहाँ मारा है, कितना मारा है, उनको कितनी चोट लगी है आपके डिप्लोमेट्स को, उसकी एक वीडियो बनाए और दिखा दें। हाँ, अगर ये बात है कि अगर वो दिखाने लायक नहीं है, इतना मारा है और ऐसी ऐसी जगह पे मारा है, तो भाई ये तो फिर बहुत संगीन इल्जाम है। फिर इसकी तो मतलब प्रॉपर जांच होनी चाहिए, आपको ये केस यूनाइटेड नेशंस में लेके जाना चाहिए। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में नहीं रखना चाहिए इस चीज को, या सिर्फ एलिगेशंस की हद तक नहीं रखना चाहिए। और आप ये देखें कि आप कह रही हैं कि उसको मारा गया है, मैं कहता हूं चलिए ठीक है, हमने उसको मारा, तो ये देखिए ये कोई पहली बार भी नहीं हुआ है इस तरह की चीजें। अगर आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जब थी इंडिया में, ब्रजेश मिश्रा जो है वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, इस तरह की हरकत पाकिस्तान ने एक बार करी थी कि इंडियन डिप्लोमेट्स को उन्होंने मैन हैंडल करने की कोशिश करी थी और उनको जो है कि उनके ऊपर हाथ उठाया था। तो ब्रजेश मिश्रा ने भी उस समय जो है कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स थे उनको यहाँ दिल्ली में आपके यहाँ के 2-3 डिप्लोमेट्स के हाथ पांव तोड़वा दिए थे। तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। तो टिट फॉर टैट ये इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अगर आपके यहाँ अगर कोई घंटी बजा के भागता है रात में, इंडियन डिप्लोमेट है घर पे, तो यहाँ पे भी लोग घंटी बजाते हैं, वहां पे कोई मैन हैंडल करता है तो यहाँ भी करते हैं। लेकिन ये चीज हमेशा हुई है कि जब भी पाकिस्तान ऐसा कुछ हुआ है उसका जो रिस्पॉन्स इंडिया से गया वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट गया। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रजेश मिश्रा के टाइम पे भी हाथ उठाया था, थप्पड़ मारा था इंडियन डिप्लोमेट को, एम्बेसी के स्टाफ को वहां पे इस्लामाबाद में। ब्रजेश मिश्रा ने यहाँ पे उनके हाथ पांव तोड़वा दिए थे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स हमेशा आता है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे इनको मारा पीटा गया तो हो सकता है कि इसका भी कोई प्रीटेक्स्ट हो, इस तरह के कोई इस तरह की कोई चीज इस्लामाबाद में हुई हो, मैं उसके बारे में मुझे कोई अवेयरनेस नहीं है। लेकिन एक चीज ये जरूर देखने में आई है कि पहली बात तो ये कि ये हमारे यहाँ तो यही बात हो रही है कि ये एलिगेशन है और इसका कोई सबूत आप लोगों ने नहीं दिया। दूसरी बात ये कि बहुत दिनों से हम लोग यही सबूत देख रहे नहीं, नहीं, हैं। नहीं, देखिए, 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 आरजू जी, आरजू जी, आरजू, एक सेकंड। आरजू, मैं एक सेकंड में बताता हूँ। आप लोग बोलती हैं ना कि कोई सबूत नहीं दिया। आप रिपब्लिक भारत पे आती हैं, रिपब्लिक भारत पे आप डिबेट करती हैं, रिपब्लिक के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, और वो ऑडियो तो मेन कोई भी स्ट्रीम बना मीडिया में। सकता है सर, ऑडियो कोई भी बना सकता है, आप भी जानते हैं ऑडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आप सुन के मुझे देख लें। कि देखिए, मुझे ये बताइए, ऑडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई भी बना सकता है। आपके यहाँ के लोग भी इतने माहिर हैं और हमारे यहाँ भी है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि ऑडियो के ऊपर आप नहीं कर सकते। इस तरह की ऑडियो मैंने पहले भी देखी है रिपब्लिक भारत पे बहुत दफा। लेकिन बात सारी है कि ऑडियो पे आप बिलीव नहीं कर सकते। आप कहते हैं तो मैं आपकी ऑडियो बनवा देती हूँ, यहाँ से कुछ भी बोलेंगे। बनवा दें। आज से कश्मीर पाकिस्तान का है, आपकी आवाज में कहलवा दूं किसी से, तो क्या हो जाएगा? वो क्या क्या वो बात सच हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूं या कोई भी ऐसा करे? लेकिन मुझे ये बताएं कि बहुत दिनों से जो है वो ये हो रहा है, हम जो देख रहे हैं कि अक्सर इंडिया की तरफ से कभी कहते हैं कबूतर पकड़ लिया, कभी कहते हैं जी टिड्डियां छोड़ दी हैं, कभी कोई गर्म हवा, कभी कुछ। आप लोगों के पास से ये इंप्रेशन आ रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। आपका अपना जो भी चल रहा है आपकी कंट्री में, चाहे वो जो आपने नए लॉज बनाए हैं उसको लेकर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसके लिए आप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि चाइना आपसे नाराज है, चाइना के साथ आपकी टेंशन चल रही है, नेपाल के साथ आपकी टेंशन चल रही है, पाकिस्तान के साथ आपको प्रॉब्लम है। तो बचा कौन? सारे बॉर्डर्स पे तो आपने टेंशन फैला रखी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि नेपाल के साथ भारत की अब कोई टेंशन नहीं चल रही है, और ना ही जब अब ये इसको एक टेंशन का नाम दिया जा रहा था तभी ये कोई टेंशन थी। नेपाल के बारे में आपने बोला तो मैं पहले उस चीज को क्लियर कर दूं ताकि ये मामला यहाँ सेटल हो जाए। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने 2-4 बातें करी थी, वो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कही थी, और उसका सपोर्ट उनको अपनी खुद की आर्मी में नहीं मिला, उसका सपोर्ट उनको अपनी खुद की पॉपुलेशन, खुद की आवाम के बीच में उनको नहीं मिला। और उन्होंने जो उन्होंने रिवाइज किया था इंडिया, जो नेपाल और इंडिया का पॉलिटिकल मैप, वो उनकी अपनी खुद की पार्लियामेंट में वो नहीं पास करा पाए। ठीक है,
तो वो तो इशू आप छोड़ दें कि नेपाल ने क्या कहा और नेपाल के आर्मी चीफ ने क्या कहा। नेपाल के, आपको मैं बता दूं, नेपाल का आर्मी चीफ और इंडियन आर्मी चीफ जो होते हैं वो एक दूसरे की आर्मी के भी जनरल्स होते हैं, और आर्मी चीफ बनने के बाद ये एक दूसरे के देशों में जाते हैं और वहां पे इनकी प्रॉपर सेरेमनी होती है जहां पे इंडियन आर्मी चीफ नेपाल के आर्मी चीफ का जनरल बनता है और नेपाल का आर्मी चीफ इंडियन आर्मी का जनरल बनता है। तो इस तरह के क्लोज रिलेशन है, वो कुछ नहीं हो सकता उसमें। अब ज्यादा आते चाइना, देखिए चाइना को मुझे नहीं पता आप लोग का क्या ऑब्सेशन है, शायद आप लोग उनके ही पैसों पे जीते खाते हैं तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं चाइना चाइना चाइना। इंडिया में चाइना को देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कोई सीरियसली नहीं लेता है, बिकॉज सब हमको पता है कि चाइना क्या कर सकता है, चाइना कितना कर सकता है। चाइना ने आखिरी वॉर कब लड़ी थी? आप कहते हैं कि हम इतने लोगों से उलझ रखे हैं, चाइना कितने लोगों से उलझ रखा है? चाइना की मेरे ख्याल से कितने 10 या 12 कंट्रीज के साथ बॉर्डर है, करीब 17-18 कंट्रीज का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो इस तरह का जो मुल्क है जिसके इतने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसके नेबरहुड में एक मुल्क नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, जो कि उसका एक सैटेलाइट स्टेट है। एक मुल्क उसके नेबरहुड में नहीं है, और लेकिन लीगली तो पाकिस्तान उसका नेबर भी नहीं है, बिकॉज जो टेरिटरी पाकिस्तान के पास है वो इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, वो इंडियन टेरिटरी है बेसिकली। तो चाइना का लीगली ऐसा कोई भी नेबर नहीं है, सब चाइना की बनती हो। और इंडिया के रिलेशंस बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, म्यांमार हो, हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं। इस पूरे रीजन में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और एक इस्लामिस्ट कंट्री है। इन 2 के साथ हमारी नहीं बनती, बिकॉज हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी ना ही एक इस्लामिक कंट्री में इम्प्लीमेंटेबल है और ना ही एक कम्युनिस्ट कंट्री में, क्योंकि ये दोनों आइडियोलॉजीज डेमोक्रेसी को नहीं मानती। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया का जो मतलब रिलेशन है चाइना और पाकिस्तान के साथ ठीक ना होने के पीछे। हम इसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, हम ना माने, वो हमारी मर्जी है, बट रियलिटी ये है कि इस्लामिज्म और कम्युनिज्म ये दोनों आइडियोलॉजीज एंटी डेमोक्रेसी है, प्रो डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब आप ये कहती हैं कि भाई हम सबसे उलझ रखे हैं, हम सबसे उलझते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। अब आईएसपीआर ने अभी एक फोटोग्राफ जो है मॉर्फ करके उसमें 4-5 पाकिस्तानी फौजी जो है उन्होंने चीनियों ने उनके साथ, बिकॉज देखिए प्रोपेगेंडा पे ही सर्वाइव करते हैं ना, कम्युनिस्ट रिजीम, टोटलिटेरियन रिजीम्स, अथॉरिटेरियन रिजीम्स या डिक्टेटरशिप्स, ये सारी किस पर सर्वाइव करती हैं? ये बेसिकली सर्वाइव करती है प्रोपेगेंडा के ऊपर। तो आप के यहाँ कुछ प्रोपेगेंडिस्ट हैं, आपके यहाँ पे एक जनरल बिठा रखा है, इसका काम ही है प्रोपेगेंडा, ठीक है? वो टू स्टार जनरल है, उसका काम प्रोपेगेंडा है। उसके लिए इस्लामाबाद में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है आप लोगों ने, उसके यहाँ पे हजारों का स्टाफ दे रखा है, बिलियंस का बजट दे रखा है, और काम क्या है उसका? सिर्फ प्रोपेगेंडा और कोई काम नहीं है, ठीक है? और ये ऑफिशियली डेजिग्नेटेड वर्क है जो उसको दिया गया है। दिस इज नॉट एन एलिगेशन कि मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, ठीक है? और ये आप मेरी बात ना माने, आपके यहाँ के फॉर्मर एम्बेसडर है हुसैन हक्कानी, वो जब आपके यहाँ पे मिनिस्टर थे तो उन्होंने, वो आपके मेरे ख्याल से आर्काइव्स के भी शायद मिनिस्टर थे या किसी इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद बोला कि मैंने वो बुक मंगाई आपके यहाँ पे रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, और बोले ये डॉक्ट्रिन है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो किसी ने वो प्रोपेगेंडा के ऊपर एक स्टिकर लगा करके इंफॉर्मेशन कर दिया। तो वही सेम चीज है जो आपके यहाँ पे हो रही है। तो आप प्रोपेगेंडा, वो 4-5 पाकिस्तानी फौजियों के हाथ पांव बांध करके वो आप लोगों वहां गिलगित बल्तिस्तान में कहीं जाके उन्होंने फोटो खींच ली चीनियों के साथ और फिर उसको वायरल करना शुरू कर दिया, सीसीपी के और आईएसपीआर के ट्रोल्स ने मिलकर कि देखें ये इंडियन आर्मी को पकड़ लिया है, पाकिस्तान में हवा उड़ा दी, कि इंडियन आर्मी को जेल में बंद कर दिया है। 12 लाख की फौज है हमारी, ठीक है? परिंदा पर नहीं मार सकता। आप कह रहे हैं कि 1967 के बाद चाइना की हिम्मत नहीं हुई कभी कि इंडिया के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आए, और आप ये कह रहे हैं वो हिंदुस्तान के सर पहले तो आ चुका, दूसरा हुसैन हक्कानी और इस तरह आप गई थी देखने, आप गई थी देखने के खिलाफ हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान, आपकी बात काट रही हूँ, हुसैन हक्कानी और इस तरह के लोग जो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप ही की कंट्री फंडेड करती है, आप लोग फंड्स देते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। उनकी मिसाल अगर आप देंगे तो कौन मानेगा? आप जब आपकी डिबेट होती है, आप लोगों के जिस चैनल पे भी डिबेट होती है, आप लोग पाकिस्तान के सामने बीजेपी को तो बिठाते, कांग्रेस को कभी नहीं बिठाते। कोई खास वजह इस बात की? आम आदमी पार्टी से कभी मैंने नहीं देखा कि मेरे सामने कोई बैठा हो
जो कांग्रेस से बहुत कम, अगर 100 शोज किए होंगे तो शायद 2 शोज में कांग्रेस वालों को बिठाते। क्यों? इसलिए कि वो पोल खोल देता बीजेपी के, इसलिए कि वो बात करते हैं तमीज से, दिमाग के साथ। और वो जब अगर कोई ऐसे बात करता है, एक दो दफा जो लोग आए कांग्रेस से, तो उनसे मुझे कहा गया कि जी ये पाकिस्तानी है, आप डिबेट के बाद इनको ले जाइएगा। यानी जो आपकी मर्जी के खिलाफ बात करेगा आप उसे पाकिस्तानी बताएंगे, उनको बिठाएंगे नहीं, उनकी बात नहीं सुनेंगे। हुसैन हक्कानी और इस तरह के लोग जो हमारे कंट्री को तोड़ने के पीछे पड़े, आप उनकी बातों को कोट करेंगे। कम से कम ये तो ना करें। आप समझ सकते हैं सारी चीजों को, ये आपको भी नुकसान करेगी, सिर्फ हमें नहीं। देखिए, हुसैन हक्कानी को मिनिस्टर आप लोगों ने बनाया था, उनको अपने मुल्क का एम्बेसडर आप लोगों ने बनाया था, ठीक है, मैंने नहीं बनाया था। अब तो और नहीं अगर है। आप उनको अब नहीं है तो ठीक है, तो क्या मतलब उस समय आप ये मानती है कि हुसैन हक्कानी को जिन्होंने बनाया था उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलने चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक देश तोड़ने वाले को वजीर और एम्बेसडर बनाया था? पहचानने में देर भी तो हो जाती है, लोग बदल भी जाते हैं, नहीं, ऐसी क्या बात है? आप नहीं लोग तो अब उठते नहीं, बैठते ये तो कांग्रेस ये को क्या ये तो नहीं, बहुत तो क्या कन्वीनियंट आपने वो ले राजस्थान लिया ना कि नहीं बोलते राहुल गांधी को आप लोग? तो क्या वो लोग गद्दार हैं? वो आपकी देखिए कंट्री। राहुल देखिए राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी, मैं इन पे तो देखिए मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बिकॉज मैं इन लोगों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। ये लोग इररिलेवेंट लोग हैं। राहुल गांधी इतने ही रिलेवेंट होते तो कांग्रेस पार्टी का जो हाल उन्होंने किया है वो हाल कांग्रेस पार्टी का नहीं होता, ठीक। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, ना जाने कितने दर इलेक्शंस उनका वही हाल चल रहा है। तो ठीक है, वो राहुल गांधी जाने, वो आम आदमी पार्टी जाने, मैं उनके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि हुसैन हक्कानी की कि वो इस तरह से करते हैं, तो देखिए पहली चीज तो ये है कि हुसैन हक्कानी को अम्बेसडर आपने बनाया, वजीर आपने बनाया, उनको प्रोमिनेंस आपने दी। तो हुसैन हक्कानी आज जो कुछ भी कह रहा है उसको ओन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो जो कुछ भी कह रहा है वो मैं किसी आईएसपीआर के ट्रोल के की जो स्टेटमेंट है मैं उसको उससे ज्यादा वैल्यू दूंगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि चाइनीज तो अंदर आ गए हैं। तो चाइनीज अंदर आ गए हैं तो चाइनीज को आपने गिना, उनकी गिनती आपने की थी जाके कि डीजीआईएसपीआर ने की थी। और दूसरी चीज कि आना तो बाजवा को था घोड़े पे बैठ के कश्मीर, एक्सटेंशन तो बाजवा ने लिया था कि आप मुझे एक्सटेंशन दे 3 साल का और फिर मैं कश्मीर फतेह करके दिखाऊंगा। बाजवा तो आया नहीं। खुशियां आप मना रहे हैं कि चीनी आ गए, चीनी आ गए। देखिए, चीनी बलोचिस्तान में आ चुके हैं, चीनी आपके लाहौर में आ चुके हैं, इस्लामाबाद में आ चुके हैं, कराची में आ चुके हैं। चीनी कश्मीर में नहीं आए, और हमारे जीते जी वो कभी आएंगे भी नहीं कश्मीर में। तो आप अपने इर्द गिर्द जो आपने जो चाइनीज लर्निंग सेंटर्स खोल रखे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये जो आप चाइनीज सिखा रहे हैं लोगों को, पंजाबियों को आप उर्दू तो सिखा नहीं पाए, ठीक है। अब आप उनको चाइनीज सिखा रहे हैं, तो जो कत्ल उन्होंने उर्दू का किया है वही कत्ल उन्होंने चाइनीज का भी करना है, मैंड्रिन का भी करना है। तो ये देखिए बात, आप लोग ना बहुत मैं कह रहा हूँ ना, आप गलत हाथों में खेल रहे हैं। आप प्रोपेगेंडा, आप जर्नलिस्ट है, मैं आपसे ये तवक्को करता हूं कि आप फैक्ट्स पे बात करें। आप देखें कि यार अगर चलो ठीक है, अगर ये चीज सीसीपी बोल रहा है, ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है, ये चीज आईएसपीआर बोल रहा है, तो मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं फैक्ट चेक करूं कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बिना फैक्ट चेक किए, बिना ग्राउंड रियलिटीज जाने सिर्फ उस चीज पे बिलीव कर लेना, बिकॉज एक बंदा जो प्रोपेगेंडा जिसका काम है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड काम उसको दिया गया है कि भाई तुम्हारा काम, तुम जनरल हो, तुम्हारा काम प्रोपेगेंडा है, उसकी बोली हुई स्टेटमेंट, उसके दिए हुए फोटोग्राफ्स और वीडियोस पे आप ट्रस्ट करके आप मान रही चीजें। अगर चाइनीज अंदर आ गए होते तो इंडिया में इतनी शांति ना होती जितना आप देख रही हैं इंडिया में। मतलब इस समय ऐसा नहीं है, देखिए बाकी इंडिया में भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिनका आप नाम ले रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो इस चीज पर शोर शराबा ना मचाते? राहुल गांधी चुपचाप बैठा होता, केजरीवाल चुपचाप बैठा होता, अगर चाइनीज इतना अंदर आकर के बैठ गए होते तो। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उसके ऊपर बवाल काट देते हैं। और चाइनीज आके अंदर बैठ जाएंगे और वहां पे वो महल बना लेंगे, होटल बना लेंगे, मॉल बना लेंगे, और किसी को यहाँ पे पता नहीं चलेगा और कोई कुछ बोलेगा नहीं। सब चुपचाप बैठे रहेंगे, ऑपोजिशन भी बैठी रहेगी, रूलिंग क्लास भी बैठी रहेगी। और जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, देखिए इंडिया में ना फ्रीलांस जर्नलिज्म भी बहुत ज्यादा है। तो वो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वो भी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और ये कोई ऐसा सीजन, ऐसा कोई वेदर नहीं चल रहा है कि जहां पे वो टेरेन जो है, वो टेरिटरी अनएक्सेसिबल हो, जहां कोई जा ना सकता। और आज की डेट में सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है। सैटेलाइट इमेजरी आप भी चले जाएं, जाकर के देख लें, उस पर वेरीफाई कर लें कि चाइनीज कहाँ बैठे हैं, इंडियंस कहाँ बैठे हैं। आप वो देख नहीं रहे। खुद के फौजियों को हाथ पांव बंधा के लिटवा करके वहां गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों में फोटो खींच ली, एक सिंगल फोटो। और सबसे बड़ी चीज आप ये सोचिए कि कभी भी इंडिया चाइना के बीच में कुछ भी होता है, आप देख लीजिएगा,
हमेशा जो है दोनों साइड से लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, कभी भी फोटोग्राफ्स नहीं खींची जा रही होती हैं, वीडियो शूट हो रहा होता है दोनों तरफ से। इंडियन साइड से भी आप देखेंगे एक बंदा लेके खड़ा है कैमरा, चाइनीज साइड से भी एक बंदा कैमरा लेके खड़ा होता है। तो ये ऐसा कैसा हो गया कि मतलब उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को पकड़ लिया, उनके हाथ पांव बांध दिए, उनको लिटा दिया, उनको खून भी निकल रहा है, और उनकी जो है कि वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ एक फोटो खींची है सिंगल, जिसमें कि जो मेरे ख्याल से 5 या 6 सोल्जर है जिनमें सिर्फ एक की शक्ल दिख रही है, बाकी तो शक्ल भी नहीं दिख रही है। तो देखिए ये इस तरह के काम जो है ना, प्रोपेगेंडा और ये सारी चीजें, ये चाइना और पाकिस्तान में होती हैं, हम जानते हैं, आम लोग नहीं जानते, इसलिए कुछ लोग जो है थोड़ा रैटल हो जाते हैं, बिकॉज हर कोई मिलिटरीली उतना अवेयर नहीं होता है, जियोपॉलिटिकली उतना अवेयर नहीं होता है। बट ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपको आपके यहाँ खुशियां मनाने का, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बाजवा साहब का। बाजवा साहब के लिए इमरान खान साहब ने चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर बाजवा साहब को अगर आर्मी चीफ नहीं बनाया तो कश्मीर तो चला जाएगा, कश्मीर तो यही डील कर सकते हैं। और जो उस तरह की सिचुएशन है, ये सिचुएशन बड़ी, बोलते हैं ना, मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और बहुत नाजुक सूरत हाल है, और कुछ भी हो सकता है। बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है, इन्होंने कश्मीर फतेह करना है। तो देख ले, 1 साल धीरे धीरे होने वाला है, 2 साल और गुजर जाएंगे। जैसे मुशर्रफ, कियानी, पाशा सारे बाहर चले गए, वैसे ही ये साहब भी चले जाएंगे बाहर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन से आप लोग क्यों इतने परेशान हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर बॉर्डर के इधर पाकिस्तान में अगर बॉर्डर पे अगर कोई शहीद होता है, या अगर बॉर्डर के दूसरी तरफ कोई शहीद होता है इंडियन साइड पे, तो ये चीज बिल्कुल आप लोगों ने गलत इंप्रेशन बनाया हुआ कि यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि बॉर्डर के दोनों तरफ अगर किसी किस्म का झगड़ा होता है, या अगर कोई फायरिंग होती है और दोनों तरफ अगर कोई भी सोल्जर हो या सिविलियन हो कोई शहीद होता है, तो उसमें से दोनों कंट्रीज में इतने बेहिस लोग तो मेरा ख्याल है नहीं रहते कि वो सेलिब्रेट करेंगे किसी के मरने को। हमें थोड़ा सा टेंशन को कम करने की जरूरत है, थोड़ा सा आम लोगों की जिंदगी में थोड़ा सुकून लाने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप लोग बार बार एलिगेशन, अब बताए कबूतर का क्या काम। जो लोग कबूतर पालते हैं, जिनका काम ही होता है कबूतर पालना, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, तो वो तो उनको कलर भी करते हैं, उन पे नंबर भी लगाते हैं। वो अगर उड़ के उधर से उधर चला जाएगा, क्योंकि उनको तो बॉर्डर का नहीं पता ना कि जी मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि जी हमने जासूस भेज दिया। अब कबूतर से कैसे कोई जासूसी कर सकता है। ऐसे ही आप लोग अभी टिड्डियों का नाम लेके शुरू हो जाते हैं, और उसी पे पूरी डिबेट उसी के ऊपर चल जाती है। तो ये बच्चों वाली हरकतें, मिच्योर किस्म की बातें जो है, वो मैं दोनों को कहूंगी, इंडिया पाकिस्तान दोनों, इतनी मिच्योर बातें जो है हम लोग करते हैं। क्यों हम नहीं समझ रहे इस बात को कि हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और पिछले 72 ईयर्स से हम ये टेंशन लेके चल रहे हैं, कब तक ये रहेगी। लेकिन मैं नहीं देखती कि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट हो। आप लोग अपनी जो फेलियर्स हैं अपनी कंट्री के, वो छुपाने के लिए पाकिस्तान का जो इशू है वो लेके आ जाते देखिए आरुष जी ना, ये बेसिकली जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हैसियत का है। हैं। DGISPR अक्सर जो है वो ट्वीट करते रहते हैं कि हमने ड्रोन मार के गिराया है इंडियन आर्मी का। तो हम ड्रोन अफोर्ड कर सकते हैं, हम ड्रोन भेजते हैं, आप कबूतर अफोर्ड कर सकती है, आप कबूतर भेजते हैं। बस अंतर इतना है, और कोई अंतर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि आप, ये बच्चों वाली हरकत है कि आप कबूतर पकड़ लेते हैं। हमने 1971 में 93,000 कबूतर पकड़े थे। उनके रंग तो खैर कुदरती बदले हुए थे, और हमने उनके ऊपर नंबर्स भी लगाए थे कि सबको नंबर दिए थे हमने। और उनके जो हेड कबूतर था, उस हेड कबूतर को तो हमने दिल्ली में बिठा करके उसको ब्लैक लेबल भी पिलाई थी, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की जनरल, जाहिर सी बात है, थोड़े शौकीन किस्म के होते हैं इन चीजों के। पाकिस्तान में तो खैर सबको इस्लामाइज कर रहे हैं, बट खुद तो उनको ब्लैक लेवल, ब्लू लेवल के नीचे वो बात नहीं करते हैं। आप चले जाए आर्मी गैरिसन में, जियाउल हक ने जब ये नया रिवाज शुरू किया था कि भाई गैरिसन से जो है कि शराब हटा दो, विस्की हटा दो, और ये सब कुछ हटा दो, तो उन्होंने हटा दिया। बट जियाउल हक साहब के बाद जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने इसको री इंस्टॉल भी कराया था। तो वो हटाई गई थी वहां से, ये तो खबर बनी थी पाकिस्तान में, बट मुशर्रफ साहब ने उसको दोबारा इंस्टॉल कराया था। वो सारे बात दोबारा बने थे, ये खबर दोबारा शाया नहीं हुई वहां पे। खैर, वो आपका मसला है। और देखिए, आप जहां तक कह रहे हैं कि वहां पे जश्न नहीं मनाया जाता है, तो अगर जश्न नहीं मनाया जाता तो आप ये भी देखें कि जश्न तो खैर इंडिया में भी नहीं होता जब सिविलियंस, बिकॉज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो भी शहरी हैं वो हिंदुस्तान के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। वो तो ऑक्यूपेशन में है पाकिस्तान की।
तो इंडिया कभी भी वहां के सिविलियंस की डेथ पे खुश नहीं होता है, नहीं इंडिया का कोई शहरी खुश होता है। हम इंडिया में लोग खुश होते हैं जब वहां के फौजी शहीद होते हैं, और ये आपको बता रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, इंडिया में लोग खुश होते हैं जब आपका फौजी शहीद होते हैं। उसका रीजन है बिकॉज आपके यहाँ की जो फौज है उसने जितनी दहशतगर्दी कर रखी है इंडिया में, खुद वो आते नहीं है इस साइड बॉर्डर के, बिकॉज वो एक दो बार आके देख चुके हैं, मैंने आपको किस्सा सुनाया वो। तो अब वो खुद नहीं आते, अब वो उन्होंने वो दे दिया काम, आउटसोर्स कर दिया है, ये लश्कर तैयबा और जमातुल दावा और पता नहीं किसी जोकर्स उन्होंने जो पाले हुए हैं, इनको वो 2 शॉट देते हैं, वो इमरान खान वाला शॉट अपना वो लगाते हैं और 2 शॉट लगा के बॉर्डर क्रॉस कर आते हैं। उनमें से एक कहीं जाकर के कहीं कैंप में कहीं वो फायर खोल देता है, उसमें एक तो हमारे जवान जो है कि वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो लेकिन तो जब इंडिया में जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि वो अगर खुद आए, खुद लड़े, तो उनको रिस्पेक्ट मिलेगी पाकिस्तान आर्मी वालों को। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में लोग रिस्पेक्ट देंगे। कारगिल में आपके जो फौजी शहीद हुए जिनकी बॉडीज मुशर्रफ ने लेने से मना कर दिया, और फिर उसके कारगिल के ठीक 12-13 साल बाद, 14 साल बाद मेरे ख्याल से, ये रहील शरीफ के टाइम पे उन सारे फौजियों को उन्होंने अवार्ड्स दिए और उनको रिकॉग्निशन दी, उनको ऑन किया, उन अपने शहीद जवानों को, सोल्जर्स को। उनकी बॉडीज कहाँ दफन हुई? उनकी बॉडीज इंडिया में दफन हुई फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ। फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ इंडियन आर्मी ने उनकी बॉडीज पाकिस्तान के जो सब्ज हिलाली जो आपका जो नेशनल फ्लैग है उसमें उनको रैप किया और फुल मिलिट्री ऑनर्स से उनको दफनाया। और इंडिया में कोई उनकी मौत पे खुश नहीं था, बिकॉज वो लड़ते हुए मरे। आप सोचते हैं ना कि आपका जो दुश्मन है वो दुश्मन भी आपके लेवल का होना चाहिए, मतलब आपकी जो हैसियत है ना वो आपके दुश्मन की हैसियत के हिसाब से, मतलब जानते हैं, वो मेजर की जाती है। आपकी शख्सियत कितनी बड़ी है ये इस चीज से डिफाइन होगा कि आपका दुश्मन कितना बड़ा है। आप कितने खुददार हैं ये इस चीज से डिसाइड होगा कि आपका दुश्मन कितना खुददार है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया में जो नाराजगी है वो इसलिए है बिकॉज आपकी फौज लड़ती नहीं है, आपकी फौज लड़वाती है, आम लोगों को भेजती है। वो खुद नहीं, वो खुद सिर्फ और सिर्फ बलोचों से लड़ती है। वो ज़रबे अज़्ब करना हो, राहे रास्त करना हो, और वो भी एक कौन सा एक और मिलिट्री ऑपरेशन आप क्या चला था वो कर रहा हूँ, ये सब आप अपने आप पाकिस्तान के अंदर ही करते हैं। एक आध ज़रबे अज़्ब कश्मीर में भी करें, एक आध ज़रबे अज़्ब पंजाब में भी करें, राजस्थान में भी करें, गुजरात में भी आए। हमने 12 लाख की फौज रखी, हम टैक्स पेयर, हम पैसा देते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आप 71 का कहते हैं, तो अगर आप खुद भी शो कर चुके हैं अमजद शेख साहब के साथ, उसके अलावा भी मैंने एक शो बनाया था उनसे, यही सारे सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए थे। पहली बात, 71 में आप लोगों ने की तादाद ज्यादा थी, एक फौजी के ऊपर 15 फौजी अगर आएंगे तो पाकिस्तान की फौज उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो किस तरह से हैंडल करेंगे। लेट मी कंप्लीट। तो वो उस चीज पे चौड़े होने की कोई बात है ही नहीं। आप अपने बराबर के जितने नंबर्स होते उतने ही इधर भी होते, तब आप कहते कि हाँ जी हम जीते और हमने बड़ा कोई कारनामा किया, लेकिन इस चीज को नहीं मानते। दूसरी बात जो आप कारगिल की बार बार कहते हैं कि जी कारगिल से हमने माना नहीं कि हमारे फौजी हैं, तो कारगिल जो वॉर थी उसमें भी अब जो शुएब साहब ने बताया हुआ है कि वो जगह जो थी वो ऐसी थी, कोई पहाड़ी है, कोई सीधा मैदान या उस तरह की चीज नहीं थी। और आप लोग किसी को भी मतलब बॉक्स में डाल के दे देंगे और बोलेंगे कि हमारा फौजी है, तो हम ऐसे थोड़ी कोई मान जाएंगे कि आप किसी को भी कहेंगे ये भी मार दिया, अपने लोगों को भी आप इधर कर देंगे, तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि हाँ ये इंडियन आर्मी थी। लेकिन बात ये है सारी कि अगर चाहे, मैंने जैसे पहले कहा कि इधर का कोई लोग हो, चाहे वो आर्मी के हो चाहे वो सिविलियन हो, दूसरी तरफ भी चाहे वो आर्मी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों तरफ कोई भी इंसान अगर मरता है तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी खुश होना चाहिए, किसी को भी उस चीज पे जश्न मनाना चाहिए। क्यों? अगर हमारे फौजी शहीद होंगे तो आपको क्यों खुश होना चाहिए, या अगर आपके फौजी शहीद हो तो हम क्यों यहाँ पे पार्टी करें? गलत। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपके पड़ोसी में आराम से क्यों बात नहीं हो सकती? और कश्मीर आपका कभी था ही नहीं। अगर कश्मीर आप लोगों का होता तो 72 ईयर से ये बग बग झक 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 क्यों चल रही होती हमारी? पहले ही ना ले लिया होता। और कश्मीरियों से तो पूछे वो क्या चाहते हैं, कश्मीर तो आप बीच में इन्वॉल्व ही नहीं करते, आप सिर्फ उस जमीन उस लैंड की बात करते हैं, आप कश्मीरियों की बात ही नहीं करते।
अब आप बोलेंगे हमारे ठीक पास है। वो कश्मीरी नहीं, हमने पंजाबी बसाए में, वो एज यूजुअल आप लोग यही जवाब देते हैं। जी। अच्छा देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आप कहते हैं कि आप अमजद शोएब साहब ये कहते हैं, अमजद शोएब साहब वो कहते हैं। अमजद शोएब साहब कोई खुदा तो नहीं है। अमजद साहब जो कहते हैं वो सब कुछ सच ही बोलते हैं, सच के सिवा कुछ और नहीं बोलते। अमजद साहब जो कहते हैं वो तो कहते हैं, जरा मुशर्रफ की किताब तो पढ़े। मुशर्रफ साहब क्या कहते हैं, जिन्होंने करगिल किया था। जिसने करगिल किया वो जो कह रहा है, आप कह रही है हम इसको नहीं मानेंगे। अमजद शोएब साहब जो कह रहे हैं हम वो मानेंगे। जरा उनसे पढ़े ना, इन द लाइन ऑफ फायर। अब वो उनकी आप बुक पढ़े, उसमें उन्होंने देखा उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने करगिल में तो हमने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे, और हमारे फौजी जो है वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के वो जाकर के कारगिल की पहाड़ियों पे बैठ गए थे, और वी हैड ग्रैब्ड इंडिया बाय द नेक, और पता नहीं क्या क्या बढ़ के उन्होंने मारी है उस किताब में। तो अमजद शोएब साहब जो है वो तरह तरह की बातें कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। मैं उनको रोक तोड़ ही सकता हूँ कोई झूठ बोलना चाहे तो। दूसरी चीज, आपने जिक्र किया कि कश्मीर जो है वो आपका नहीं है। देखिए, कश्मीर हमारा ही है। कश्मीर हमारा आज से नहीं, कश्मीर हमारा पिछले 5000 साल से। कश्मीर का पूरा कल्चर जो है ना, वो कश्मीर, अगर आप, मुझे नहीं पता बिकॉज आप लोगों ने तो अपने आप को छोड़ा नहीं। एक दो जो बुद्धिस्ट निशानियां पड़ी हुई थी उनके ऊपर आपने जाकर के पिछले 2 दिन पहले आपने उसके ऊपर वो इस्लामिक कलर से उनको पेंट कर दिया है, उनको डेसिक्रेट किया, उन सिंबल्स को जो बुद्धिस्ट सिंबल्स थे। तो आपने तो कुछ छोड़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो कश्मीर की जो हिस्ट्री है, उसका जो कल्चर है, वो शैविज्म से रिलेटेड है। कश्मीर शैविज्म एक पूरी पूरी स्ट्रीम है जो हजारों साल पुरानी है। जरा आप उसको पढ़ें और जरा पता करें कि कश्मीर के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं वो कौन लोग हैं। तो आप मुझे ये ना बताएं कश्मीर हमारा है या नहीं। जो लोग खुद की हिस्ट्री अरबों से और तुर्कों से जोड़ते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि असली इस्लामिक हिस्ट्री जाननी हो तो एर्तुगल देखो, और ट्वीट करता है इतना फारिग, मतलब खुदा की कसम इतना फारिग प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम तो दुनिया में नहीं होगा, जो अपनी आवाम, जो कोरोना चल रहा हो, अपनी आवाम मर रही हो, आईएमएफ के पास से कर्ज लेकर के, सऊदी अरेबिया से कर्ज लेके मुल्क में दाने चल रहे हो, और वो मुल्क को ये ट्वीट करके बताता है कि एर्तुगल देखो ये असली जो है इस्लामिक हिस्ट्री है। आप बताएं मुझे, आपके यहाँ तो ये हालत है कि वो वजीर आजम ये कहता है, आपके यहाँ का जो वजीर कानून है, जो क्या नाम है उसका, फरोग नसीम, आई गेस यही नाम है उसका। जी जी। उसको वो कहता है, उसको ये कहता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करो एज अ लॉ मिनिस्टर। वो एज अ लॉ मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस दायर करता है, फिर उसे कहता है तुम रिजाइन दो और एज अ लॉयर जाकर के उसके खिलाफ केस लड़ो। मतलब ये दुनिया में किस किस्म की आपके यहाँ पे हुकूमत चल रही है, मुझे नहीं समझ में आता। और आप कह रही है कश्मीर, मतलब कश्मीर तो मतलब बोलते ना कि एक इंसान का अगर कोई 16 पे ग्रेड का आदमी है और वो 22 पे ग्रेड वाले की बात करे, तो आपके साथ जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो वही हो जाता है कि आप काम करते हैं 16 पे ग्रेड पे, और आप बातें कर रही होती हैं 22 पे ग्रेड की, कि भाई पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान 16 पे ग्रेड का एम्प्लॉई है और वो जो डिमांड कर रहा है ना, वो डिमांड 22 पे ग्रेड पे, वो उसको कभी नहीं मिलनी। तो मैं आपसे आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आपके यहाँ के जो सोल्जर्स थे उनको राहील शरीफ ने, करगिल के जो सोल्जर्स थे उनको राहील शरीफ ने रिकॉग्निशन दी है। जाकर राहील शरीफ से सवाल पूछें, या अमजद शोएब से कहें कि अमजद शोएब आए कैमरे पे बैठे और बोले मुशर्रफ भी झूठा है, राहील शरीफ भी झूठा है, जो दो फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं। आप नसीम जहरा आपके यहाँ की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, फीमेल जर्नलिस्ट, आप जानती होंगी उनको, उन्होंने किताब लिखी है करगिल के ऊपर, वो किताब आप खोल के पढ़ लें। फिर आप वही सवाल जाके अमजद शोएब साहब से पूछे कि अमजद शोएब साहब आप बताएं कि नसीम जहरा भी झूठ बोल रही है। तो आप देखिए, हमने, आप जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि हम जो है ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है कि हम पाकिस्तानी फौजियों के मरने पे हम खुशियां मनाएं। मैंने आपको वही चीज एक्सप्लेन करी थी, जब आपके सोल्जर जब लड़ते हुए मरे थे कारगिल में, तो उनको फुल मिलिट्री ऑनर्स दिया गया था। इंडिया में किसी भी शख्स ने आपके फौज के वो जो शहीद सोल्जर्स थे उनके खिलाफ एक अल्फाज ने, किसी एक वर्ड भी नहीं कहा। लेकिन जब आप टेररिज्म करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, और टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए जब आप क्रॉस बॉर्डर शेलिंग करते हैं, और फिर जब उसका जवाब आता है उसमें जो आपके फौजी मरते हैं, उनपे किसी को दुख नहीं होता इंडिया में। बिकॉज अगर वो मर्द के बच्चे होते और वो सोल्जर होते तो वो आगे खुद लड़ते, वो फौजियों, वो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश ना करते, वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग करके वो खुद क्रॉस करके आते। आ जाए ना क्रॉस करके, किसने रोका है? बाजवा ने, भाई मैं कह रहा हूँ बाजवा ने एक्सटेंशन ली इसी बात पे। आप लोगों ने सबसे ज्यादा तो यही गलत फैला रखा है ना कि टेररिज्म करा रहा है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने कभी भी नहीं कराया, और आप, मेरी बात वही बीच में रह गई
तो कि आप एफएटीएफ में क्यों हैं? आप कश्मीरियों से क्यों नहीं अगर आपने कभी टेररिज्म नहीं कराया तो आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों हैं? एलिगेशंस की वजह से हैं, और टेररिज्म तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान एलिगेशंस तो आप भी लगाते हैं हमारे ऊपर। करवाया, पाकिस्तान ने हमेशा एक्सप्लेन किया कभी टेररिज्म नहीं करवाई, और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट रखता है। ये तो हमेशा से आप लोगों की सबकी मिली भगत है जो आप लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए। लेकिन मुझे ये बताइए ना, आप वो बीच में एक चीज रह गई जो आपसे मैं पूछ रही थी कि कश्मीरियों से क्यों नहीं पूछते कि वो क्या चाहते हैं। अगर वहां पे कोई कश्मीरी शहीद होता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो पाकिस्तानी पर्चों में लपेट के क्यों दफनाने की कोशिश करते हैं, क्यों वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, क्यों नारे लगाते हैं पाकिस्तान के, अगर वो इतने ही आपके साथ खुश है। नहीं, कश्मीर में अगर कोई मरता है तो वो पाकिस्तानी परचम में उसको लपेट करके दफनाया जाता है। ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है कि कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी परचम में लपेट करके दफनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट मारे जाते हैं वही पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाए जाते हैं। बाकी एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि कश्मीर में मरता हो और उसके ऊपर पाकिस्तानी परचम लपेट करके उसको दफनाया जाता हो। ठीक है, पहली चीज। और ये इस बात के पुख्ता सबूत है कि किस तरीके से ये कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, आपके यहाँ से लोग ये चीज, बिकॉज जाहिर सी बात है आपके आईएसआई ने बहुत इन्वेस्टमेंट करी, आपने अपना आधा मुल्क तबाह कर लिया कश्मीर के चलते, तो आपके कुछ वहां पे इंटरेस्ट ग्रुप्स तो है ही है, कुछ लोग तो हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, आप उनको फंड भी करते हैं दुनिया भर के तौर तरीकों से। तो वो इन चीजों को मैनेज करते हैं कि अगर कोई टेररिस्ट मरता है तो उसको पाकिस्तानी परचम में लपेट करके दफनाया जाए। ठीक, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आरजू जी मैं आपसे कहता हूं ना कि ज्यादा कुछ नहीं लगता, कुछ पैसे लगते हैं, कुछ पैसे लगते हैं। हिंदुस्तान का झंडा बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान का झंडा कराची में, हिंदुस्तान का झंडा आप जहां गएंगी ना वहां पे जो है ना लोग लपेट करके दफना देंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देंगे। अगर मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर ये करने पे आ जाए कि हमें यही चीज करानी है तो वो करा लेगा। लेकिन हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हम दूसरी कंट्रीज में उनके जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। तो आपके जो जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो चाहे वो पख्तूनों का इशू हो, चाहे बलोचों का इशू हो, चाहे वो है ना महाजिरों का इशू हो, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करते। बाकी गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी चीज है, मुझे कोई $1 मिलियन दे दे मैं करा दूंगा ये काम, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग तो सारे पैसे और सारी एनर्जी जो है वो फेक किस्म की ऑडियो बनाने में लगा रहे हैं। तो आप लोग भी कोई वीडियो बनाया करें ना, जब आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं, जैसे आपने हमारे डिप्लोमेट्स को कहा है कि जी जो अभी आपने रिसेंटली जिनको पकड़ा है, तो आप इस तरह की ऑडियो, तो मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि मैं भी बनवा सकती हूँ, मैं आपके वॉइस में भी बना सकती हूँ, मेजर गौरव बना सकते हैं, किसी के नाम की भी बन सकती है। तो आप लोग जो है वो लेकिन आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उससे आगे निकलेंगे, बच्चों वाली टैक्टिक्स कब तक करते रहेंगे? देखें मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि आप ये कह रही हैं एलिगेशन है, अगर ये पहली बार होती तो एलिगेशन होती है, ऐसा तो सिर्फ हिंदुस्तान में होता और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी डिप्लोमेट साथ ऐसा ना होता तो भी मैं आपकी बात मान लेता, चलिए ठीक है इंडिया का वेंडेटा है, मैंने आपको नाम गिना है, यूक्रेन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया मतलब ऐसे कौन सा मुल्क है जहां से आपके डिप्लोमेट्स पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके वापस नहीं भेजे गए, जहां पे उनके ऊपर टेररिज्म जैसे चार्जेस नहीं लगे हैं, जहां पे उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, फिर जब हम ये कहते हैं कि आप एफएटीएफ में क्यों आप कहते हैं कि नहीं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हम कहते हैं कि आपके डिप्लोमेट हर जगह से आते हैं वापस भेजे जाते हैं टेररिज्म के चार्जेस पे और इस तरह के स्पाइंग के चार्जेस पे, आप कहते हैं नहीं हमारे खिलाफ तो ऐसा होता है। आपके यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जो बड़े दिल वाले जो आपके यहाँ एनालिस्ट होते हैं ना, वो जब सब कुछ एक्सपोज हो चुका होता है तो वो आके ये कह देते हैं कि यार देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस पे तो ये सब चलता रहता है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो होता रहता है, कभी वो हमारा कर देते हैं कभी हम उनका कर देते हैं। तो ये जो आप स्टेजेस में खेलते हैं ना, आप इस चीज पे पहले इस चीज पे कन्विंस हो जाए कि पाकिस्तान के ही डिप्लोमेट साथ ऐसा क्यों होता है, इंडियन डिप्लोमेट्स को दुनिया के अलग देशों से क्यों नहीं वापस भेजा जाता, श्रीलंका के डिप्लोमेट्स को क्यों नहीं भेजा जाता, नेपाल के डिप्लोमेट्स को क्यों नहीं भेजा जाता, सिर्फ पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को ही क्यों भेजा जाता है, पर्स चोरी करते हुए पाकिस्तानी डिप्लोमेट ही क्यों पकड़ा जाता है, इंडियन डिप्लोमेट पर्स चोरी करते हुए क्यों नहीं पकड़ा जाता है। तो मैं आपसे यही चीज कह रहा हूं कि इसकी एक हिस्ट्री है, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप जब ये कहती हैं कि ये एलिगेशन है, ये झूठा है, ये मॉर्फ है, तो ठीक है, फिर मतलब आपने तो ये भी कह देते हैं कि आपके यहाँ पे जो बलूचिस्तान को लेकर के जो रिपोर्ट्स आती हैं आप कहती हैं कंस्पिरेसी है, इस तरह से तो कुछ हुआ ही नहीं है।
तो जब तक आपकी सुप्रीम कोर्ट उस चीज को वैलिडेट नहीं करता है। बलूचिस्तान में तो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट सबको मालूम है। बलूचिस्तान में इंडियन फोर्सेस और इंडियन एजेंसीज क्या कर रही हैं, ये भी एक ओपन सीक्रेट है। कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को पता नहीं है। आप लोग खुद दूसरे की कंट्री में जाके गड़बड़ करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे आपका पूरा जोर 72 ईयर से इसी चीज पे लगा हुआ है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ दें। लेकिन खैर अभी भी कामयाब नहीं तोड़ हो, देंगे इंशाल्लाह। आगे भी नहीं हो पाएंगे। बलूचिस्तान आपको पता है, आपके यहाँ से आपके जो है वो कॉल चीमस, आपके जसूस आपके यहाँ से पकड़े जाते हैं। और लेकिन ये कि मुझे ये बताइए ना कि ये चीज कब तक आप लोग करते रहेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए? हम यही कुछ छोड़ के जाएंगे या कुछ बेहतरी की तरफ आपको कोई उम्मीद है कि कुछ हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान, आजाद बलूचिस्तान देखना, देखिए मेरी तो ख्वाहिश है। मुझे नहीं पता इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बिकॉज मैं तो कोई गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ नहीं, ना ही मैं फौज का हिस्सा हूँ, ना ही मैं कोई एजेंसी का हिस्सा हूँ कि भाई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। इनको करना चाहिए। बलूचिस्तान की आजादी जो है वो कि एक हर राइट थिंकिंग हिंदुस्तानी का, एक हर राइट थिंकिंग जो ह्यूमन बीइंग है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है, एक आजाद बलूचिस्तान उसका सपना होना चाहिए और उसको एक कोशिश करनी चाहिए, उसको अपना हर एक एफर्ट करना चाहिए कि एक आजाद बलूचिस्तान हो। जहां तक आपने ये बात कही है कि इंडिया वहां पे इंटरफेयर करता है, ये देखिए मैं आपको कुलभूषण के बारे में, मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है, मैंने आपको बताया भी है इस चीज के बारे में कि कुलभूषण को ईरान से किस तरह से लाया गया और वो पूरा क्या नेक्सस था। आपकी अब साइड आप की स्टोरी। अब आप मुझे वो साइड देती है कि चले ठीक है, आप मुझे कहती कि मैं आपका ऑडियो बना दूंगी, मैं कहता हूं मुझे बाजवा को दे दीजिए, बाजवा खुद यहाँ बैठ करके बोलेगा कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया का एजेंट हूँ और मेरा नाम माइक टर्नर है, ठीक है, मैं बाजवा से भी बुलवा लूंगा ये। तो ये कस्टडी में इस तरह के स्टेटमेंट्स दिलवाना और लोगों को उनको, बिकॉज एक लिमिट होती है, जब इंसान एक लिमिट तक, जो फिजिकल पेन है वो एक लिमिट तक बर्दाश्त कर पाता है, कोई भी इंसान हो, वो चाहे बाजवा हो चाहे कुलभूषण जाधव हो, उसके बाद आप उससे जो कहेंगे वो करता है, जस्ट बिकॉज उसको अपना वो दर्द रोकना होता है, उससे वो दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा होता। तो आप, मैं, अगर आपने जैसे कुलभूषण जाधव को पकड़ा है, मैं कह रहा हूँ चलिए कुलभूषण के ऊपर तो हम बहुत बात करते हैं, आपके यहाँ का एक लेफ्टिनेंट कर्नल गायब है, वो कहाँ है? उसके बारे में आपकी हुकूमत कुछ नहीं बोलती कि वो कहाँ है। मतलब कोई वैल्यू नहीं है आपके अपने रिटायर्ड फौजी की। आपका प्रोपेगेंडा आपके लिए इतना मैटर करता है कि आपका फौजी मर जाए, गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए, रिटायर्ड फौजी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रोपेगेंडा चलना चाहिए, हमारी फौजी मिल की जो सीमेंट्स हैं वो मतलब फौजी सीमेंट्स की जो मिल है वो चलनी चाहिए, हमारा दूध बिकना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपका काम भी प्रोपेगेंडा करना ही है। आप जिस तरह से पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं वो सब देख ही रहे हैं। लेकिन बात सारी यही है कि जो डिप्लोमेट्स की बात आप कर रहे हैं, उनका अगेन मैं यही कहूंगी कि ऑडियो है, आइंदा से वीडियो बनाने की कोशिश किया। आपका वो लेफ्टिनेंट कर्नल कहाँ पे है? ऑडियो ऑडियो तो कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ। आपका आपका वो लेफ्टिनेंट कर्नल कहाँ पे है जो मिसिंग था? कौन सा लेफ्टिनेंट कर्नल मिसिंग है? हमारे तो कोई मिसिंग नहीं है। आपको कोई किसने? मिसिंग नहीं? नहीं। चले ठीक है। ये आपने आपने अगर किसी को मिसिंग का टाइटल दे दिया हो सिर्फ एक एक अपनी न्यूज बनाने के लिए तो और बात है। लेकिन वैसे हमारे यहाँ कोई मिसिंग नहीं है, हमारे सारे फौजी इधर ही हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो ऑन ड्यूटी। और जो आप कहते हैं सब बाहर चले गए, सब बाहर भी नहीं चले गए। आप वो भी जर्नलिस्ट आपको हैं, सुनना आप जर्नलिस्ट, पड़ेगा, वो भी आपको जो है वो आप अभी अभी मैंने बनाया है इंटरव्यू जनरल रिटायर्ड इनायत उल्ला न्याजी साहब का, उनसे भी आप सुन सकते हैं। और एज यूजुअल अमजद शेख साहब के साथ भी दोबारा मैं आपकी एक सिटिंग करवाती हूँ और सारे क्वेश्चन आप उनसे करें, आपको पता लगेगा कि सब बाहर नहीं है। ये क्या बात है, कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और वो रिटायरमेंट के बाद तो जहां मर्जी लोग रहे, आप उसके ऊपर कैसे कोई पाबंदी लगा सकते हैं? अगर आप लोगों के यहाँ से नहीं जाते तो हम, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर कोई जाना चाहे वो जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग तो यही ढूंढते रहते हैं कि कौन बाहर गया कौन अंदर। इतना इतना टाइम अगर अपनी कंट्री में लगाएं तो बेहतर नहीं होगा? कुछ काम हो जाएगा, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कुछ लोग जो है वो बेहतर जिंदगी गुजार पाएंगे, बजाय इसके सारे पैसे पाकिस्तान की जासूसी में लगाए हुए आपने। देखिए जासूस तो आपके पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे, आप हमसे क्या इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रही है कि हमने सारे पैसे जासूसी में लगाए हुए हैं। जासूस और पकड़ा गया? और वो जो समोसे और खा रहे थे, क्या हो गया?
चले ठीक है, समोसे खा रहे थे तो अब पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में समोसे खाएंगे। अब इंडिया के समोसे तो अब नहीं नसीब होने उनको। दूसरी चीज ये है कि आपने जहां तक बात की कि हमारे अगर वो बाहर जाते हैं फिर वापस चले आते हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मुझे बताया ना कि पाकिस्तानी जनरल की सैलरी कितनी होती है? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कितनी सैलरी होती है कि इनके 3-3 बच्चे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कितने आपके आगे कुछ जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स को मैं जानता हूं जिनके बच्चे लंदन में रहते हैं, अपने खुद के फ्लैट में रहते हैं, हॉस्टल वॉस्टल में नहीं रहते। अगर आपको अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है, रिपोर्टिंग करनी है, आप मुझसे कहेगा, मैं आपको उनके नाम भेज दूंगा, आप जरा पता कर लेंगे कि उनके बच्चे बाहर रहते हैं या नहीं रहते। तो लेकिन ये बहुत से ये लोग इतने पैसे, और आप मुझे ये कन्विंस कर दें कि पाकिस्तानी जो फौजी होते हैं उनके सारे बच्चे जो है ना पढ़ने में इतने ब्राइट होते हैं कि वो सारे के सारे को स्कॉलरशिप मिल जाती है बाहर जाने की। आप या तो ये मुझे इस बात पे कन्विंस कर लें। नहीं, हर एक स्कॉलरशिप पे नहीं गया होगा, लेकिन मेरी अपनी फैमिली के बहुत से लोग हैं जो आर्मी में हैं और पहले से ही उनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बड़े घर हैं उनके। वो कोई आर्मी से जाने से पहले, मतलब जब वो टीनेजर थे जब गए, तो उनके पेरेंट्स के पास थे, उनके पेरेंट्स के बिजनेस चल रहे हैं या कुछ और जैसे उनकी जॉब है अच्छी। सर तो मुझे आप पता नहीं था ये पाकिस्तान इतनी अमीर कंट्री है। जो फौजी फौज में जा रहा है वो बिल्कुल ही कहीं फुटपाथ से उठकर आ रहा है, हमारा क्या मतलब है आपका ये कहने का? भाई नहीं, होते लोगों के बहुत से मुझे नहीं पता था। जर्नलिस्ट BMW में घूमते हैं, हमारे बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको देखेंगे आप तो उस तरह की गाड़ियां तो शायद बहुत कम लोगों के पास होगी। तो आप क्या कहेंगे कि जी मीडिया तो इतना पेमेंट नहीं करता, ये कहाँ से ला रहे हैं? लोगों के काम होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उसमें क्या बुरी बात है? मैंने कोई बुरी बात नहीं, सब मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान इतनी अमीर कंट्री है, इतनी रईस है कि वहाँ के ब्रिगेडियर्स और जनरल्स के पास इतना पैसा होता है, और इतना कि मतलब सारे के सारे ही अमीर होते हैं, मतलब सिर्फ खुद अमीर नहीं होते, खानदानी अमीर होते हैं, उनके वालिद के पास भी उतना ही पैसा रहा होता है। तो ये तो मतलब एक न्यूज है मेरे लिए। पता नहीं क्यों आप लोग IMF और यहाँ वहां जाते रहते हैं। आप इमरान खान को कहिए कि फिर अपने जनरल्स के पास जाया करें, वो क्यों IMF जाता है और UAE जाता है और चाइना जाता है? उसको तो अपने कोर कमांडर्स के पास जाकर के पैसे ले लेने चाहिए मुल्क चलाने के लिए। दूसरी चीज, आप जहां तक आप ये बात कह रही हैं कि देखिए इंडिया में हमारा जो हिसाब किताब है, हमारा एक सिस्टम है, जैसे मैंने कहा, हमारा एक चीजें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक हायरार्की है, वहां पे एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बना हुआ है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है। जब इंस्टीट्यूशन काम करते हैं ना, तो किसी को एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नहीं कहना पड़ता कि यार अब मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा तो काम नहीं चलेगा। बाजवा ने एक्सटेंशन लिया, ऐसा क्या मतलब है? ये बाजवा नहीं, ये पाकिस्तान के फौज के मुंह पे तमाचा था कि यानी कि आपकी फौज में जो टॉप में जो कोर कमांडर्स बैठे हैं और जो सीनियर आर्मी कमांडर्स बैठे हैं, उनमें से कोई भी इस लायक नहीं है कि वो बाजवा को रिप्लेस कर सके। मतलब इसका यही मतलब निकलता है और कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि अगर मैं, बाजवा ने भी किसी को रिप्लेस किया था ना, राहिल शरीफ ने भी किसी को रिप्लेस किया था। अगर बाजवा, इसका मतलब यह है कि आज की डेट में बाजवा के नीचे जितने भी जनरल्स बैठे, दे ऑल आर नॉन डिजर्विंग। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। वो अरे जाहिर ऐसी है बात हो बहुत सकता है ज्यादा ना हो, टेंशन, कश्मीर की हो टेंशन बहुत सकता है ज्यादा ऐसी चल बात रही ना हो। है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है ऐसी बात ना हो, बट बाजवा ने ये काम किया है, ये गलती बाजवा ने की है और आपके आगे प्राइम मिनिस्टर ने की है, जिन्होंने ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया है कि बाजवा के सिवा, बाजवा के नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे नॉन डिजर्विंग है, वो उनमें से कोई भी उतना परफॉर्मिंग नहीं है जितना बाजवा है। तो अगर नॉन डिजर्विंग लोग अगर बाजवा के नीचे बैठे हैं तो फिर यार क्या कश्मीर फतेह करना है आपने? नहीं, देखिए, अगर आप कोई मतलब निकालना चाहें तो आप उसमें से कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई कोई ऐसी देखिए बात मैं नहीं एनालिस्ट हूं, मेरा है। काम एनालिसिस करना है। बिल्कुल जरा आप आप मुझे बता दें इसका, मतलब क्या है? देखिए, उस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी कश्मीर में तो और वो ऑलरेडी उसको हैंडल कर रहे थे, तो उनको लगा कि जी यही कंटिन्यू करें तो वो शायद अकेले कर रहे थे, होगा। जाहिर है कि वो एक अकेले कर पॉलिसी रहे चल थे। रही होती है, गवर्नमेंट और आर्मी की मिलकर पॉलिसी चल रही होती है, वो लोग बेहतर समझ सकते हैं कि इस वक्त किसकी कहाँ पे जरूरत है। वो ऐसे नहीं है, वो कोई ऐसे दोस्त हो, कोई कोई देखिए आप इधर नहीं जाते हैं उधर चले जाते हैं, उसको नहीं बुला। देखिए, ये एक मिल के एक पॉलिसी बनाई जाती है जब हमें सामना करना हो भारत जैसी कंट्री का, तो उसमें गवर्नमेंट को, आर्मी को, सारे इदारों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसी तरह से उन्होंने भी जाहिर है सोचा होगा और इसी लिहाज से फिर काम किया होगा, वरना तो जाहिर है कि हमेशा ये होता है कि दूसरे आर्मी चीफ आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी को रोका गया है
तो कोई जरूरत होगी उसी के तहत किया होगा, वरना कोई शौक तो नहीं होता किसी को कि ठीक है हर एक एंजॉय करता है, रिटायर हुआ आराम से बैठे, किसको अच्छा लगता है कि मुसलसल काम नहीं, करे। रिटायर होने के बाद कहाँ एंजॉय करता है वो, तो जब तक सर्विस में होता है तब वो जो फौजी फाउंडेशन है और आपकी जो वो मिल्स हैं और वो जो सारे पैसे हैं, वो जो रुतबा है, वो जो कंट्रोल है स्टेट के ऊपर, वो रिटायरमेंट के बाद थोड़ी मिलता है। वो जो आप फौजी फाउंडेशन ये सब बता रहे हैं, ये रिटायर्ड ऑफिसर्स की हैं, ये ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स वो की नहीं है। आप देखें वो एम्प्लॉय, आप अब देखें, अब मुझे अब क्यों कह रही कि मैं फौजी फाउंडेशन का यहाँ पे ऑपरेशन करूं, वो उसके लिए आप मेरे से एक अलग प्रोग्राम करा लीजिएगा, आपको बता दूंगा कि वहां पे कौन लोग जाते हैं, वहां से कितने पैसे, उसका जो प्रॉफिट होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, वहां पे कौन लोग अभी फिलहाल में बैठे हुए, वो मैं सारी मैं चीजें मैं आपको बता दूंगा। मैं उसके लिए बिल्कुल एक प्रोग्राम और करूंगी, और उसमें बिल्कुल मैं करिएगा। यहाँ से किसी ना किसी आर्मी ऑफिशियल को भी आपके साथ बिठाऊंगी, चाहे अब्दुल शोएब साहब हो चाहे कोई हो, और आप बिल्कुल उनसे पूछिएगा और फिर बिल्कुल वो जवाब भी आपको देंगे, और मेरा ख्याल है कि वो जवाब आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये कि बहरहाल आपको वो रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच वैभव जी कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप थैंक यू। कि आप जल्दी दोबारा एक डिस्कशन रखेंगे, जैसे ये टाइम देते हैं आप, तो मैं आपकी ये बिल्कुल ये ड्यू है, ये आर्मी ऑफिसर्स के साथ जो है हमारी डिबेट, वो हम जल्दी रखेंगे ताकि ये क्लियर जो आप लोग गलत एक चीज फैला रहे हैं ना, वो जरा रुक सके। बिल्कुल बिल्कुल। और बशर्ते वो कैमरे पे बैठ के झूठ ना बोले, वो कहते कोई जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे वो कहते थे ना कि 93,000 तो थे ही नहीं हमारे फौजी वहां ढाका में। अब वो इस तरह से बातें करेंगे तो ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन जो डिप्लोमेट्स आपने हमारे पकड़े उनकी कम से कम वीडियो बनाया करें, लेके ऑडियो से काम नहीं चलेगा। 2020 चले, इंशाल्लाह वीडियो भी रिलीज हो जाएगी जल्दी ही उनकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक और यू हम सो मच। उम्मीद करते हैं कि कुछ ये टेंशन कम होंगी और हम थोड़ा फ्रेंडली माहौल बनेगा, जैसे पहले था, समझौता एक्सप्रेस भी चल रही थी, अमन की आशा भी चल रही थी, उस तरह से कुछ लोग आए जाएंगे, जर्नलिस्ट भी इधर उधर आए जाएंगे, और लोग भी एक दूसरे से मिल पाएंगे, पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट हो पाएगा, जिसकी काफी हम उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।